IMF का वफ्द आइंदा माह पाकिस्तान का दौरा करेगा। 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की अगली किस्त पर मुज़ाकरात होंगे। मिशन को नए बजट पर अमल दरामद में पेशरफ्त से आगाह भी किया जाएगा। पाकिस्तान और रूस का मॉस्को से कराची तक पहली मालबरदार रेल सर्विस शुरू करने का मंसूबा। मॉस्को से फैसलाबाद तक रूट भी ज़ेर गौर है। बेलारूस को मंसूबे में शामिल किया जा सकता है। पाकिस्तान में रूस के सफीर का इंटरव्यू। और आबना हॉर्मुज़ खुलने में ताख़ीर। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में 4.5% तक इजाफा। अमरीकी क्रूड ऑयल 82, बरतानवी ब्रेंट ऑयल की $88 फी बैरल में ट्रेडिंग। और अब कुछ जिक्र करेंगे गैर मुल्की करेंसीज का। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में आज 3 पैसे की कमी हुई है, जिसके बाद कीमत 277 रुपये 67 पैसे हो गई है। यूरो को देखें तो इसमें आज 91 पैसे की कमी देखी गई है। बरतानवी पाउंड भी 18 पैसे इजाफे से 374 रुपये 87 पैसे पर पहुंच गया। बात करते हैं गोल्ड मार्केट के हवाले से। मुल्क में सोने की कीमत में मुसलसल छठे रोज इजाफा देखा गया। फी तोला 2400 रुपये महंगा हुआ। कीमत 4,59,736 रुपये हो गई है और 10 ग्राम के रेट 2000 रुपये बढ़ गए हैं। इंटरनेशनल मार्केट को भी देखें तो $24 फी ओंस महंगा हुआ है, जिसके बाद कीमत $4,373 पर आ गई है। आज के मौजू की तरफ आते हैं। आज के प्रोग्राम में हम जिक्र करेंगे तरसीलाते ज़र का, रेमिटेंसेस का। नए माली साल के पहले माह में भी समंदर पार पाकिस्तानियों की जानिब से 3 अरब 63 करोड़ डॉलर वतन भेजे गए, जिसमें 13% तक ग्रोथ देखी गई है। अगर गुज़श्ता माली साल की बात की जाए तो वॉल्यूम रिकॉर्ड 41 अरब 58 करोड़ डॉलर रहा। एक साल के दौरान 3 अरब 30 करोड़ डॉलर का इजाफा हुआ। GDP में इसका शेयर 9% रहा। तरसीलाते ज़र का 45% दो ममालिक यानी कि सऊदी अरब और UAE पर मुश्तमिल है, जहां से एक साल के दौरान 18 अरब 60 करोड़ डॉलर का ज़र मुबादला हासिल हुआ। मौजूदा माली साल के लिए टारगेट 44 अरब डॉलर मुकर्रर किया गया है। अगर हम 10 साल के दादुशुमार का जायजा लें तो समंदर पार पाकिस्तानियों ने यानी कि ओवरसीज पाकिस्तानियों ने 282 अरब डॉलर की भारी तरसीलाते ज़र भेजी, जो मुल्क की 452 अरब डॉलर की GDP के 62% के बराबर है। इतनी बड़ी तादाद में डॉलर आने से ज़र मुबादला ज़खायर पर दबाव कम हुआ। करंट अकाउंट की सूरत-ए-हाल बेहतर हुई। फिर गैर मुल्की कर्ज और इम्पोर्ट बिल की अदायगी में भी आसानी हुई। तजारती खसारे को पूरा करके मुल्क को दिवालिया होने से बचाया गया। तरसीलाते ज़र में इजाफा खुशाइंद है, लेकिन यह हुकूमत की तरजीहात का भी कुछ पता देता है, जो शायद अब मुल्क को एक्सपोर्ट लेट के बजाय रेमिटेंसेस लेट कंट्री में तब्दील किया जा रहा है। दादुशुमार को ही देखें तो पिछले साल 41 अरब डॉलर की तरसीलाते ज़र के मुकाबले में एक्सपोर्ट सिर्फ और सिर्फ 30 अरब 80 करोड़ डॉलर तक महदूद रही है। अब हुकूमत ज़्यादा से ज़्यादा अफरादी क़ुव्वत बाहर भिजवाने पर फोकस कर रही है। माहिरीन के मुताबिक भी तरसीलाते ज़र पर ज़रूरत से ज़ायद इन्हिसार इकॉनमी के लिए ख़तरनाक है। सबसे पहले इस पर आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। रिजवान आलम ने इस पर खुसूसी रिपोर्ट तैयार की है, फिर आगे बढ़ते हैं। कम अखराजात ज़्यादा, पाकिस्तानी मईशत का देरीना मसला। ऐसे में अरबों डॉलर्स वतन भेजकर मुल्क की करंट अकाउंट को भारी खसारे और डिफ़ॉल्ट से बचाते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी मेहनत कश, वो भी बगैर किसी शर्त और मुतालबे के। आज आपको इन इकोनॉमिक सोल्जर्स की कहानी सुनाते हैं। दुनिया भर में मुकीम करीबन 1 करोड़ पाकिस्तानी हर माह 3 अरब डॉलर से जायद वतन भेजते हैं। गुज़िश्ता माली साल तरसीलाते ज़र रिकॉर्ड 42 अरब डॉलर के करीब रही। माली साल 2026-27 के पहले माह जुलाई में भी 3 अरब 60 करोड़ डॉलर पाकिस्तान आए। माहाना बुनियाद पर 5 और सालाना 13% इजाफा रिकॉर्ड हुआ। माहिरीन कहते हैं बरामदात से ज्यादा डॉलर कमाने वाले इस शोबे को सनत का दर्जा मिलना चाहिए। हमने सबसे ज्यादा एक्सचेंज कंपनियों के बारे में बताया कि इन्हें एक्सपोर्ट का दर्जे दिए। बहुत बड़ी तीसरी बड़ी एक्सपोर्ट जो है वो सरेंडर कर रही हैं, तो हमें जो है एक्सपोर्ट इंडस्ट्री का दर्जा मिलता है तो हमें सारी सहूलतें मिल जाएंगी। माहिरीन के मुताबिक हुकूमत, SIFC और स्टेट बैंक की पॉलिसियां भी अहम हैं। इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत का फर्क खत्म करना, हवाला हुंडी के खिलाफ क्रैकडाउन और डॉलर की ब्लैक मार्केटिंग रोकना तरसीलाते ज़र बढ़ने की अहम वजूहात हैं। माहिरीन का दावा है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए बराह रास्त पुरकशिश इनामी स्कीम मुतारिफ कराई जाए तो एक साल में तरसीलाते ज़र 55 से 60 अरब डॉलर तक पहुंच सकती हैं। करेंसी डीलर्स के मुताबिक भारत को जंग में शिकस्त और मशरिक वस्ता में जंग रुकवाने की पाकिस्तान की तारीखी सिफारती पेशरफ्त के बाद ओवरसीज पाकिस्तानियों का अपने वतन पर एतमाद भी बढ़ा है। स्टेट बैंक ने रवा माली साल तरसीलाते ज़र का हदफ 44 अरब डॉलर रखा है। स्टेट बैंक की पेशगोई है कि ये हदफ मुश्किल सूरत हाल के बावजूद हासिल हो जाएगा। कैमरामैन आतिफ कुरैशी के साथ सैयद रिजवान आलम, समा, कराची। रिजवान आलम की खुसूस रेमिटेंसेस के हवाले से आपने देखी, एक्सपर्ट की राय भी जानी। इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मरियम अयूब साहिबा, रिसर्च इकोनॉमिस्ट हैं, पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ मार्केट इकोनॉमी का हिस्सा भी हैं।
آپ کو بتائیں کہ ساتھ میں ظفر پراچا صاحب چیئرمین ایکسچینج کمپنیز ایسوسی ایشن آف پاکستان بھی ہمیں جوائن کریں گے۔ مریم صاحبہ، پہلے میں آپ کی جانب آؤں گا، ریمیٹنسز کے حوالے سے جب ہم بات کر رہے ہیں، آغاز میں یہاں سے کرنا چاہتا ہوں اس پوائنٹ سے کہ یہ پاکستان میں تقریباً 45% پاپولیشن ہماری پاورٹی لائن سے نیچے زندگی گزار رہی ہے۔ یہ ریمیٹنسز کے حوالے سے یہ بات اکثر کی جاتی ہے کہ پاکستان جیسے ملک میں یہ ہاؤس ہولڈز کی پاورٹی کم کرنے میں ہیلپ کرتی ہے۔ کیا واقعی ایسا ہے؟ یہ ایک اہم فائنینشیل سپورٹ ہے ہمارے ہاؤس ہولڈز کے لیے؟ جی، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی مریم صاحبہ، میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں، جس طریقے سے ہم ریمیٹنسز کی آج بات کر رہے ہیں خاص طور پر اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو اس وقت اوور آل ہماری تقریباً 45% پاپولیشن یہ بتائی جاتی ہے کہ پاورٹی لائن سے نیچے زندگی گزار رہی ہے، اور ریمیٹنسز کے حوالے سے یہ بات اکثر کی جاتی ہے کہ جو پاکستان جیسے ملک میں یہ ہاؤس ہولڈز کی پاورٹی کم کرنے میں بڑی ہیلپ کرتی ہے۔ کیا واقعی ایسا ہے؟ یہ فائنینشیل سپورٹ ثابت ہوتی ہے ہمارے ہاؤس ہولڈز کے لیے؟ جی بالکل، ریمیٹنسز ہمارے ہاؤس ہولڈس کے لیے بہت ایک پرائمری سورس آف انکم ہے۔ اگر ہم ڈیٹا دیکھیں، جیسے ہائیس کا جو 24-25 کا سروے ہے، اس میں آپ ریمیٹنسز کا بریک ڈاؤن دیکھیں تو جو ریمیٹنسز ہیں جو کے پی کے اور پنجاب کے رورل ایریاز ہیں، وہ میکسیمم وہ میجر پورشن ہے ان ریمیٹنس ریسیونگ کا۔ مطلب ہاؤس ہولڈس کی لیے یہ سورس آف انکم، پرائمری سورس آف انکم ہی ان ریمیٹنس سے آ رہی ہے۔ اور جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے ریمیٹنس میجرلی سعودی عربیہ اور کہیں سے آتے ہیں جو میجر ہیں، اور یہ وہ کنٹریز ہیں جو لو اسکل لیبرس کو امپلوائے کرتے ہیں۔ تو رورل ایریاز کی طرف ہم چلے جائیں، کے پی کے اور پنجاب والی سائڈ پہ، اسی طرح بلوچستان یا سندھ میں بھی ان کا نمبر ہے، تو ایریاز میں یہ میجر ایک سورس آف انکم ہے ان کے لیے، اور obviously اس کے لیونگ اسٹینڈرڈ اس چیز سے امپروو ہو رہے ہیں بیکاز آف سیکیور انکم۔ رائٹ ظفر پراچا صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ظفر صاحب بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے۔ ظفر پراچا صاحب، میں آغاز آپ سے یہاں سے کرنا چاہتا ہوں۔ ابھی اوور دا پاسٹ فیو ایئرز ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اس وقت روپے کی قدر میں کافی بہتری آئی ہے ڈالر کے مقابلے میں۔ میں چاہوں گا سب سے پہلے آپ اس پر کمنٹ کیجیے گا، کیا صورتحال ہے اس وقت روپے کی قدر کو اگر ہم دیکھیں خاص طور پر، پھر ہم آگے بڑھتے ریمیٹنسز کی طرف۔ السلام علیکم جناب، آپ کا بہت شکریہ مدعو کرنے کا۔ دیکھیے، روپے کی قدر کے لیے ہم کو تقریباً 2 سے 3 سال پیچھے جانا ہوگا، جب ہمارے فیلڈ مارشل نے اور ان کی ٹیم نے ایڈمنسٹریٹو میئرز لیے کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے اندر۔ تو جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے اندر جو انہوں نے ایڈمنسٹریٹو میئرز لیے، اور خوش آئند بات یہ رہی کہ موجودہ حکومت نے بھی اسی پالیسی کو فالو کیا۔ تو وہ جب ہم نے وہ وقت بھی دیکھا ہے کہ جب 300-350 روپے کا ڈالر ہو گیا تھا ہمارے ہاں، اور آئے دن یہ بات ہو رہی تھی کہ خدا نہ کرے پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا۔ تو الحمدللہ اب ہم ڈیفالٹ سے ہٹ کے کافی بہتری کی طرف جا چکے، اور 1 سال کے اندر پچھلے ہم نے خاص طور پہ بینک کے اندر تقریباً 9 روپے کمی ہوئی ہے ڈالر کے ریٹ میں، اور اوپن مارکیٹ میں 10 روپے کی کمی ہوئی ہے۔ تو یہ جو ایڈمنسٹریٹو میئرز تھے، اس میں اس کا بڑا رول ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز، اسٹیٹ بینک، ایکسچینج کمپنیز، ان سب نے مل کے رول ادا کیا، اور گرے مارکیٹ سے یہ آفیشل چینل میں آیا، اور آگے بھی لگتا ہے کہ جو ڈالر کا ریٹ ہے وہ مزید نیچے آئے گا انشاءاللہ۔ وہ کہ ہمارے یہاں 2 اسکول آف تھاٹ ہیں، ایک سمجھتے ہیں کہ اگر ڈالر زیادہ نیچے آیا تو ہماری ایکسپورٹ مزید گر جائے گی، جبکہ ایسا نہیں ہے میرا خیال میں، کیونکہ جب ڈالر ہمارے یہاں 50 روپے کا تھا، 100، 150، 200، ایون دین 325 تک گیا، تب بھی ایکسپورٹ کے مور اوور جو فگرز تھے وہ یہی تھے، اور آج بھی یہی ہیں۔ یعنی کہ ایکسپورٹرز جو ہیں ان کی کوئی کارکردگی اتنی اچھی نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں جو اوورسی پاکستانی ہیں، اس کی جو ریمیٹنسز ہیں وہ ان سے کہیں اوپر ہے، وداؤٹ انسینٹیو اور ریبیٹ، جو تقریباً 41.60 ارب ڈالر چلی گئی ہے، اور اب ہمارا ٹارگٹ ہے 44 ارب ڈالر کا، اور وہ جو ہمارا ٹارگٹ ہے وہ بڑی آسانی سے پورا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ لیکن ہم صرف اگر ریمیٹنسز کے اوپر ہی ریلائی کریں تو جیسے بھی آپ بات کر رہے تھے کہ وہ پاورٹی لائن کو تو بہتر کرتا ہے، غربت کو دور کرتا ہے، اور وہ سارا پیسہ لوور مڈل کلاس کو یا لیبر کلاس کو جاتا ہے، لیکن اس سے آپ کی ملک کی ترقی کے اندر کوئی اس کا رول نہیں ہے۔
मुल्क की तरक्की, इकनॉमी तरक्की बिल्कुल जब ज़फर ही साहब, होगी ये जब यही आपकी जब अभी export मरियम साहब बढ़ेगी। अभी बात कर रही थी कि जो फैमिलीज रेमिटेंसेस पर डिपेंड करेंगी वो भी, और ख़ास तौर पर जैसा कि आप भी कह रहे हैं, हमारी जो इकॉनमी है वो भी फिर जो एक्सटर्नल शॉक्स हैं उसके लिए वल्नरेबल हो सकते हैं। और ख़ास तौर पर जब रिसेंटली हमने देखा है गल्फ़ कंट्रीज़ की जो इकोनॉमिक स्लो डाउन उसमें आया था, उसकी वजह से ही मुतासर हो सकती है रेमिटेंसेस, तो उस पर डिपेंड नहीं किया जा सकता। जी बिल्कुल ऐसे ही है। आपने गल्फ़ कंट्रीज़ की बात की तो हमारे लिए बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है, क्योंकि हमारी 45% रेमिटेंस वहाँ से आती है, सिर्फ दो मुल्कों से, सऊदी और यूएई से। तो उनके हालात भी हमारे सामने हैं कि आगे हमको ज़्यादा रिलाई नहीं कर सकते। इसके साथ साथ उनकी जो प्रोडिक्शन थी कि 6% जीडीपी बढ़ने की, जो अब आईएमएफ कह रहा है तकरीबन 2% के करीब बमुश्किल उनका जीडीपी ग्रोथ आएगा। तो दुबई में तो हमारा पाकिस्तानी इफ़ेक्ट होना शुरू हो गया है। तो हमको ये भी फोकस करना है कि हमको दीगर जो ममालिक हैं वहाँ पे अपने लेबर को अपनी भेजना होगा, या अपने स्किल्ड लोगों को भेजना होगा और उनको तैयार करके भेजना होगा, क्योंकि यहाँ पर एक फैक्टर और है, इसका मैं जिक्र करना चाहता हूँ ज़फर साहब। ओवर द पास्ट 1 ईयर पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है वो बहुत बड़ी है, हम सब जानते हैं। और ये रीसेंट जो डिफेंस पैक्ट है, बुनियादी तौर पर ज़ाहिर है वो तो तीनों ममालिक के दरमियान एक डिफेंस कॉपरेशन है, लेकिन इससे भी ओवरसीज़ जो पाकिस्तानी हैं हम देख रहे हैं कि उनका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ रहा है, और फिर ज़ाहिर है वो अल्टीमेटली हम देखते हैं कि रेमिटेंसेस में एक इजाफा होता है इसकी वजह से भी। आप ये समझते हैं कि ऐसा है? जी बिल्कुल ऐसा है। रेमिटेंस बढ़ने की मेन वजह ही यही है कि पाकिस्तान ने जो इंडिया के साथ वॉर को जीता और उसके बाद जो अभी अमेरिका और ईरान के साथ पैक्ट करवाया उनका, और अब जो ये 3 मुल्कों का हुआ है वो, तो मेरा कहना ये है कि इसकी वजह से कॉन्फिडेंस हमारे लोकल इन्वेस्टर का भी बढ़ा है, ओवरसी पाकिस्तानी का भी बढ़ा है, फॉरेन इन्वेस्टर का भी बढ़ा है। लेकिन एक बात मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा कि हम ज़्यादा फोकस करते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के ऊपर, वो हमको छोड़ के अपने लोकल इन्वेस्टर का एतमाद बढ़ाना होगा, टैक्सेस के रेट कम करने होंगे, टैक्स बेस बढ़ाना होगा। उनका कॉन्फिडेंस आएगा जब आपके अपना लोकल इन्वेस्टर जो है वो इन्वेस्ट करेगा, तभी फॉरेन इन्वेस्टर आके करेगा। सही। मरियम साहब, मैं यही ज़फर साहब का पॉइंट आपकी तरफ भी लाना चाहूँगा कि ये लोकल इन्वेस्टर का भी कॉन्फिडेंस बहाल होना कितना ज़रूरी है हमारी मईशत की ग्रोथ के लिए ख़ास तौर पर। देखिए, इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है, हमें जो की तरफ देखना चाहिए। बट फॉरेन इन्वेस्टमेंट तभी आएगा जब आपकी लोकल इन्वेस्टमेंट होगी, जब आपका लोकल इन्वेस्टर आपके बिजनेस इन्वायरमेंट से सेटिस्फाइड होगा, वो यहाँ पर इंडस्ट्री लगाएंगे या कोई ग्रोथ होगी, उसी की बेसिस पे उसी रिजल्ट को देख के ही आपका फॉरेन इन्वेस्टर आएगा। तो अभी करंट जो बिजनेस का निज़ाम है, इसमें टैक्सेशन आप देख लें, टैक्सेशन सिस्टम किस तरह से बिजनेस को इफेक्ट कर रहा होता है, रेगुलेटरी निज़ाम हमारे मुल्क का किस तरह है, और उसके अलावा बहुत सी, जैसे इंडस्ट्री की बात हो रही है, तो इंडस्ट्री का जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो उनको बहुत इफेक्ट कर रही होती है वो है हाई एनर्जी कॉस्ट। तो जब ये सारी चीज़ें प्रिवेलेंट रहेंगी इकोनॉमी में, तो लोकल इन्वेस्टर भी इससे वो नहीं होगा मोटिवेट, और ना वो इंकरेज होगा फॉर ग्रेटर प्रोडक्शन, और ना ही आप फॉरेन इन्वेस्टर तभी आएगा जब तक हम बिजनेस फ्रेंडली एक माहौल बिल्कुल पैदा करेंगे पाकिस्तान के अंदर। जफर साहब, एक इशू और भी है, और वो हवाला हुंडी का इशू है। जफर साहब, इसके नेटवर्क के खिलाफ हम देख रहे हैं कि जो क्रैकडाउन है वो भी हो रहे हैं, लेकिन ये हवाला हुंडी पाकिस्तान की जो ऑफिशियल रेमिटेंसेज हैं उसको कितना मुतासर कर रही है इस वक्त? कोई आप हमसे शेयर कर सकते हैं किसी किस्म के फैक्ट्स एंड फिगर्स? जी बिल्कुल। देखिए, अगर मैं खुल के बात करूं तो मैं ये कहूँगा कि 50-50 है। 50% अभी आपका ऑफिशियल चैनल में है और 50% आपका ग्रे मार्केट में है। यानी कि अगर हम ये कहें कि ये जो $41 बिलियन है, ये हम अगर हम सारी चीज़ें ठीक कर लें तो हम इसको $70-80 बिलियन के ऊपर लेके जा सकते हैं। और जो आप एक्सपोर्टर को जो आप 30 से 35% इंसेंटिव और रिबेट देते हैं, अगर आप ओवरसी पाकिस्तानी को सिर्फ 5% रिबेट दे दें
اور اس کو ایکسپورٹ انڈسٹری کا درجہ دے دیں اور ایکسچینج کمپنیز کو ایکسپورٹ انڈسٹری کا درجہ دے دیں تو آپ کے ود ان 1 اور 2 ایئر یہ $60 بلین پہ چلا جائے گا. اور صرف جو آپ کے ایڈمنسٹریٹو میئرز اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز بھرپور کام کر رہی ہیں، لیکن وہ اتنا اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ڈائریکٹ انسینٹیو دینا ہوگا اوورسی پاکستانی کو، یعنی کہ جس کا جو حق ہے اس کو وہ دینا ہوگا تب جا کے، کیونکہ بغیر انسینٹیو کے آپ قربانی مانگتے رہیں. جو ہمارا اوورسی پاکستانی ہے اس نے اس وقت آپ کا تقریباً 45% آپ کی اکنامی کا بوجھ اٹھایا ہوا ہے، 45 سے 50%.